गांव के किनारे मिट्टी की सड़क के पास शिवराम की एक छोटी सी चाय की दुकान थी। गांव से आने जाने वाले राहगीर वहीं रुककर चाय पी लेते थे, जिससे शिवराम की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। उसी चाय की दुकान के पास ही उसकी फूस की एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां वह अपनी पत्नी सविता और अपनी नन्ही बेटी पायल के साथ रहता था। जैसे तैसे मेहनत करके उनकी जिंदगी चल रही थी, लेकिन जब सर्दियों का मौसम आया तो मानो वह उनके लिए किसी कहर से कम नहीं था। ठंडी हवाएं उनकी झोपड़ी के हर कोने में घुस जाती थीं और गरीब परिवार की परेशानियां और भी बढ़ने लगी थीं। आज ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। झोपड़ी के छेदों से ठंडी हवा भीतर आ रही है और पायल बहुत ठिठुर रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे सुला पाई हूँ। हाँ, आज दुकान पर भी काम कुछ कम रहा। ठंड में लोग खर्च सोच समझ कर करते हैं, इसलिए चाय पीने वाले भी घट जाते हैं। लेकिन चिंता मत करो, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं मेहनत करता रहूंगा। आप दिन भर बाहर ठंड में बैठे रहते हैं, यही सोचकर मन घबराता रहता है। काश हमारे पास ओढ़ने बिछाने का थोड़ा अच्छा इंतजाम होता तो इस सर्दी को सहना आसान हो जाता। फिर भी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो आपको और हमारी बिटिया को हमेशा सुरक्षित रखे। भगवान ने चाहा तो हालात जरूर बदलेंगे, बस हमारी बेटी सलामत रहे, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। दिन भर शिवराम अपनी चाय की दुकान पर बैठकर ठंड से ठिठुरते हुए ग्राहकों को चाय पिलाता रहता था, जबकि घर में सविता छोटी सी पायल का ध्यान रखती और झोपड़ी के सारे काम निपटाती रहती थी। किसी तरह दिन ढलता और शाम होते होते ठंडी हवा और भी तेज हो जाती। उस रात तीनों ने सादा सा खाना खाया और ठंड से बचने के लिए रजाइयों में दुबक कर सो गए। लेकिन आधी रात होते होते मौसम अचानक बिगड़ गया। बर्फ जैसी ठंडी हवाओं के साथ तेज आंधी और तूफान चलने लगा, जिससे शिवराम और सविता की झोपड़ी जोर जोर से हिलने लगी। ये कैसी भयानक हवा चलने लगी है, झोपड़ी पर जैसे उखड़ी जाएगी। छत जोर जोर से हिल रही है। मन बहुत डर रहा है। पायल भी घबरा गई है, उसकी सांसें तेज चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है। हमें तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए, कहीं झोपड़ी गिर ना जाए। हाँ, अब देर नहीं करनी चाहिए। हवा और तूफान बहुत तेज हो गया है, झोपड़ी ज्यादा देर टिक नहीं पाएगी। तुम जल्दी पायल को गोद में लो, मैं बाहर रास्ता देखता हूँ। पहले उसकी जान सुरक्षित होनी चाहिए। चलो जल्दी यहाँ से बाहर निकलते हैं। तेज आंधी और कड़ाके की ठंड के बीच शिवराम और सविता अपनी नन्ही पायल को गोद में लेकर झोपड़ी से बाहर निकल आए, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लगातार मूसलाधार बारिश से पूरा इलाका पानी में डूब गया और तेज बहाव के आगे शिवराम की झोपड़ी और चाय की दुकान टिक नहीं पाई। दोनों टूट गईं और घर दुकान का सारा सामान बहते पानी में बह गया। ठंड से कांपते उस परिवार के सामने अब सिर्फ बेबसी ही रह गई। डर मत करो, पहले यहाँ से निकलना जरूरी है। जो होना था हो गया, अब जान बचाना सबसे अहम है। किसी ऊंची जगह की ओर चलते हैं। भगवान पर भरोसा रखो, अभी हिम्मत हारने का समय नहीं है। बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ता देख शिवराम अपनी पत्नी सविता और नन्ही पायल को साथ लेकर एक बड़े पेड़ की ओर बढ़ जाता है। उफनते पानी से बचने के लिए वे पेड़ की मजबूत डालियों पर चढ़कर बैठ जाते हैं, ताकि ऊंचाई पर रहकर ठंड और बाढ़ के तेज बहाव से किसी तरह अपनी जान बचा सकें। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। नीचे का बहाव बहुत तेज है और ठंड से शरीर सुन्न होता जा रहा है। इन डालियों पर बैठे रहना भी मुश्किल लग रहा है। पता नहीं ये रात कैसे कटेगी। पानी अभी और बढ़ सकता है, इसलिए हमें पूरी सावधानी रखनी होगी। डालियों पर अपना संतुलन बनाए रखना जरूरी है और जरा भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जब तक हालात नहीं संभलते, यहीं ऊंचाई पर टिके रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है।
इसी बीच पानी का बहाव अचानक बहुत तेज हो जाता है और पल भर की चूक में पायल उफनते पानी के साथ बह जाती है। शिवराम और सविता घबराकर उसके पीछे दौड़ते हैं, उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तेज धारा के सामने उनकी एक नहीं चलती और पायल पानी के भयंकर बहाव के साथ बहुत दूर निकल जाती है। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मेरी बच्ची, मेरी पायल, वो पानी में बह गई। कुछ कीजिए, उसे बचा लीजिए। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। भगवान, मेरी बच्ची को वापस लौटा दो। मैंने पूरी कोशिश की, बहाव बहुत तेज था, हाथ बढ़ाया लेकिन पकड़ नहीं पाया। मेरी आंखों के सामने वो दूर चली गई, कुछ भी मेरे बस में नहीं था। दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोते हुए उसी पेड़ के नीचे पूरी रात बिता देते हैं। अगली सुबह बारिश तो थम जाती है, लेकिन चारों तरफ नजर दौड़ाने पर दिखाई देता है कि पूरा गांव अब भी बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। अब हमें हिम्मत नहीं हारनी है, चाहे कुछ भी हो हम उसे ढूंढेंगे। जब तक सांस चलेगी कोशिश करते रहेंगे। पूरी रात निकल गई, आंखों के आंसू सूखने का नाम ही नहीं ले रहे। चारों तरफ पानी ही पानी है, गांव पहचान में नहीं आ रहा। मन बहुत घबरा रहा है, समझ नहीं आ रहा वो अब कहाँ होगी। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, बहाव उसे यहाँ से बहुत दूर ले गया होगा। चलो पास के दूसरे गांव की तरफ चलते हैं, हो सकता है वो वहीं तक पहुँच गई हो। जब तक खुद जाकर देख नहीं लेते तब तक मन को चैन नहीं मिलेगा। हाँ, शायद वहीं कहीं मिल जाए। चलिए, देर मत कीजिए। पायल को ढूंढने की आस में शिवराम और सविता कमर तक भरे पानी में उतरकर आगे बढ़ते रहे। चलते चलते ठंड और थकान के साथ उन्हें बहुत ज्यादा भूख भी सताने लगी। फिर भी वे उसे पुकारते हुए आगे बढ़ते गए और कब दूसरे गांव तक पहुंच गए उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन इतनी तलाश के बाद भी पायल का कहीं कोई पता नहीं चला। अब तो पैरों में जान ही नहीं बची। ठंड और पानी ने शरीर तोड़ दिया है। बहुत जोरों की भूख लग रही है। एक कदम भी आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। मुझे सामने एक ढाबा दिखाई दे रहा है, चलो वहीं चलकर कुछ खा लेते हैं, थोड़ी ताकत आ जाएगी। बस थोड़ी हिम्मत और रखो, पहले वहां पहुंचते हैं, फिर आगे का रास्ता देखेंगे। मालिक, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। खाना चाहिए तो पहले पैसे देने होंगे, यहाँ बिना पैसे के कुछ नहीं मिलता। हालात बहुत खराब हैं, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। अगर कोई काम हो तो बता दीजिए, काम के बदले खाना दे दीजिएगा। ठीक है, सारे जूठे बर्तन धो दो और पीछे सफाई कर दो। काम पूरा हुआ तो खाना मिलेगा। जी, मैं अभी करता हूँ। आप मेरी वजह से इतना मत कीजिए। तुम बस यहीं बैठकर आराम करो, पहले तुम्हें संभलना जरूरी है, बाकी मैं देख लूंगा। बस थोड़ा काम है, फिर खाना मिल जाएगा। तुम बैठी रहो, ज्यादा कमजोर लग रही हो, ये आदमी काम कर लेगा। ढाबे पर पहुंचकर शिवराम मालिक से काम मांग लेता है और देर तक वहां का सारा काम कर देता है। उसकी मेहनत देखकर ढाबे वाला खुश हो जाता है और दोनों को भरपेट खाना खिला देता है। खाना खाने के बाद वे फिर से पायल की तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते भर खोजने पर भी पायल कहीं नहीं मिलती। तभी सामने उन्हें एक राहत शिविर दिखाई देता है, जहां बाढ़ पीड़ितों को पनाह दी जा रही थी। वो देखो, सामने राहत शिविर है, शायद वहीं कुछ मदद मिल जाए। तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही, वहां डॉक्टर होंगे, हो सकता है वहां किसी ने उसे देखा हो या कोई खबर मिल जाए। चलो वहीं चलते हैं, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। सविता की बिगड़ती तबीयत और पायल को ढूंढने की एक आखिरी उम्मीद लिए शिवराम उस राहत शिविर की ओर बढ़ जाता है। राहत शिविर पहुंचते ही डॉक्टर सविता को दवाइयां देते हैं और उसे कुछ देर आराम करने की सलाह देते हैं, लेकिन शिवराम का मन वहां टिक नहीं पाता। उसकी आंखों के सामने बस पायल का चेहरा घूमता रहता है। बेटी की याद में सविता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और लगातार चिंता व कमजोरी के कारण उसकी हालत संभलने के बजाय और बिगड़ती चली जाती। डॉक्टर साहब, इनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, दवा लेने के बाद भी हालत और बिगड़ती जा रही है, बहुत कमजोरी लग रही है। आप जरा फिर से देख लीजिए, मुझे